दिल्ली की डीएम रश्मि सिंह तेज तर्रार, निडर और अपने फैसलों में अडिग। महज 27 साल की उम्र, लेकिन सोच ऐसी जैसे आने वाली कई पीढ़ियों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर हो। पर्यावरण उनके लिए सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि जीवन का आधार था। यही वजह थी कि उनका घर पौधों से भरा रहता था। जहां भी जाती, एक बात जरूर कहती, पर्यावरण है तो जीवन है। अगर इसे नष्ट किया तो एक दिन हम खुद नष्ट हो जाएंगे। एक सुबह रोज की तरह वे डीएम की कुर्सी पर बैठी चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रही थी। तभी एक हेडलाइन पर उनकी नजर ठहर गई। अरावली की पहाड़ियां तोड़े जाने की तैयारी। उनका दिल जैसे एक पल को धड़कना भूल गया। खबर के मुताबिक लैंड माफिया और माइनिंग माफिया ने मिलकर अरावली के अंदर छुपे बहुमूल्य खनिजों को निकालने के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी थी। हालांकि कोर्ट ने कुछ समय की मोहलत दी थी, लेकिन 100 मीटर से ऊंचे और 500 मीटर के दायरे में आने वाली पहाड़ियों को अरावली हिल्स घोषित कर दिया गया था। रश्मि की आंखों के सामने जंगल, पेड़, जानवर, पक्षी सब एक एक कर घूम गए। अगर ये पहाड़ टूटे तो क्या क्या तबाही होगी। उन्होंने बिना देर किए फोन उठाया और ऑफिस के एक कर्मचारी को कॉल किया। ये अरावली वाला केस सच में है क्या? उधर से जवाब आया, जी मैडम, कुछ बड़े नेताओं ने अपील की है। अगर ठोस सबूत नहीं मिले तो माइनिंग शुरू हो जाएगी। लैंड माफिया शंकर द्विवेदी और माइनिंग माफिया अशोक मौर्य दोनों मिले हुए हैं। लोग धरने पर हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। फोन कटते ही रश्मि गहरी चिंता में डूब गई। तभी उन्हें अपने 3 दोस्तों की याद आई। गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में तैनात डीएम। चारों ने एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, एक साथ डीएम बनी थी, और जज्बा भी चारों का एक सा था। रश्मि ने तुरंत कॉन्फ्रेंस कॉल लगाई। क्या तुम लोगों को पता है, हमारी अरावली गुजरात से दिल्ली तक खुदाई के खतरे में है? वैशाली बोली, हाँ, मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। रंजन ने गुस्से में कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या इन्हें अंजाम नहीं दिखता? सुष्मिता बोली, मैंने भी अभी सुना। क्या हम दिल्ली आ सकते हैं? रश्मि ने बस इतना कहा, आज ही। अगली सुबह चारों दोस्त रश्मि के घर आमने सामने थीं। सवाल था, अब क्या करें? हमारे पास सबूत नहीं है, वैशाली बोली। रश्मि की आंखों में आग थी। सबूत नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास जज्बा है। इसी जज्बे से हम अरावली को बचाएंगे। सुष्मिता ने कहा, पहले कोर्ट में अपील करते हैं, वरना देर हो जाएगी। रश्मि के जोश ने सबको हिला दिया। चारों ने मिलकर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। लोगों को लगा जैसे इस खोखले सिस्टम के खिलाफ कोई तो खड़ा हुआ है। हर जुबान पर एक ही नाम था, डीएम रश्मि। लेकिन जहां उम्मीद थी, वहां नफरत भी थी। लैंड माफिया, माइनिंग माफिया और कुछ नेताओं ने एक गुप्त मीटिंग बुलाई। अशोक मौर्य गुस्से में बोला, आखिर ये लड़की है कौन जो हमारे धंधे में टांग अड़ा रही है? शंकर द्विवेदी ने कहा, अगर ये केस जीत गई तो हमारे करोड़ों डूब जाएंगे। उसी मीटिंग में नेता विवेक कौशिक बोला, मैंने अपने खबरी को कहा है, उस लड़की की पूरी कुंडली निकालो। कुछ देर बाद दरवाजा खटखटाया। खबरी ने एक फाइल आगे बढ़ाई और चला गया। फाइल खुली। अंदर लिखा था, 4 लड़कियां, 4 अलग अलग राज्य, और चारों डीएम। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ पहाड़ों की नहीं थी। ये जंग थी जज्बे बनाम सत्ता की। पहला नाम था दिल्ली की डीएम रश्मि सिंह। देखने में जितनी शांत, उतनी ही कड़क। मुजरिमों के लिए उसके दिल में रत्ती भर भी नरमी नहीं थी। जो पर्यावरण से खिलवाड़ करता, वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, रश्मि उसे कभी नहीं छोड़ती थी। दूसरा नाम था गुजरात की डीएम वैशाली पाटिल, जिसका गुस्सा देखकर बड़े बड़े मंत्री भी सहम जाते थे। अगर उसकी आंखों के सामने कोई जुर्म हो रहा हो तो वह कभी चुप नहीं रहती थी। तीसरी थी हरियाणा की डीएम रंजना श्रीवास्तव, हमेशा उग्र स्वभाव की। उसकी नजर में वही चीज गलत थी जो किसी को पसंद ना हो। किसी को परेशान करके खुश होना उसके लिए भी एक बड़ा जुर्म था। वह थोड़ी सन की जरूर थी, लेकिन इंसाफ की दीवानी थी। और चौथा नाम, सुष्मिता राठौर। उसके नाम से ही पूरे राज्य के मुजरिम कांप जाते थे। वह जहां भी पहुंचती, वहां का पूरा डिपार्टमेंट थर थर कांपने लगता कि कहीं कोई छोटी सी भी भूल ना हो जाए। चारों ही बेहद तेज, निडर और सख्त अफसर थीं। पर्यावरण से किसी भी तरह का खिलवाड़ उन्हें मंजूर नहीं था। और सबसे बड़ी बात, चारों एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ी थीं।
विवेक कौशिक बेचैनी से बोला, यह क्या मुसीबत है? ये चारों तो आपस में दोस्त हैं। अब हम क्या करेंगे? अगर इनकी बात कोर्ट तक चली गई और ये जीत गईं, तो हमारा सारा इन्वेस्टमेंट पानी की तरह बह जाएगा। जिन जिन देशों को हमने पैसे खिलाए हैं, सब बेकार हो जाएगा। तभी शंकर अपनी कुर्सी से उठा और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि जिससे जिस्म नहीं, रूह तक कांप जाएगी। अशोक चौंक गया। क्या करने वाले हो? कहीं उन्हें रास्ते से हटाने का इरादा तो नहीं? ऐसी गलती मत करना। वे लोग सिर्फ अफसर नहीं, एक कुर्सी पर बैठे डीएम हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो पूरी पुलिस फोर्स और समितियां सड़क पर उतर आएंगी और हमारा काम और भी मुश्किल हो जाएगा। शंकर ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोला, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम लोग मेरी बात सुनो। उसकी आवाज में साजिश की ठंडक थी। मैं एक एडिटर को जानता हूं। आजकल एआई क्या क्या कर सकता है पता है? उसी का इस्तेमाल करेंगे। उस लड़की की ऐसी तस्वीर बना देंगे जैसे वो रिश्वत ले रही हो, और फिर उसे रिश्वतखोरी के जुर्म में सबके सामने बेनकाब कर देंगे, उसकी सारी दोस्तों को भी। फिर देखते हैं क्या होता है। इतना कहते ही शंकर द्विवेदी ने बिना देर किए फोन उठाया, एडिटर को कॉल लगाया। कुछ ही देर में चारों लड़कियों एक की तस्वीरें व्हाट्सएप पर भेज दी गईं। थोड़ी देर बाद एडिटर का मैसेज आया, तस्वीरें तैयार थीं। चारों लड़कियां रिश्वत लेते हुए कमरे में मौजूद लोग ऐसी हंसी हंस रहे थे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। बेशर्मी से कह रहे थे, अब इन लड़कियों का खेल खत्म। अब देखते हैं इनकी दोस्त इन्हें कैसे बचाती हैं और जनता क्या करती है। एक पल की भी देरी नहीं की गई। तस्वीरें सीधे इंटरनेट पर डाल दी गईं और फिर देखते ही देखते व्यूज बढ़ने लगे। कमेंट्स की बाढ़ आ गई, आक्रोश से भरे हुए। सामने से तो कितनी सीधी साधी अफसर बनती है, पर्यावरण प्रेम का दिखावा और पीठ पीछे रिश्वतखोरी। हमें ऐसी अफसर नहीं चाहिए, इन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। यही तो वे चाहते थे। उधर इन सब से बिल्कुल अनजान चारों लड़कियां। सुबह के 7 बज रहे थे। घर में अभी नींद का सन्नाटा था। रश्मि के पापा दिल के मरीज थे। छोटी सी बात भी उनके दिल में ऐसे चुभती थी जैसे नश्तर। उन्हें पहले भी कई बार हार्ट अटैक आ चुका था। अचानक एक साथ चारों के फोन बजने लगे। रश्मि ने घबराते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ एक अधिकारी की सख्त आवाज थी, रश्मि, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रश्मि घबरा गई। सर, मैंने क्या किया है? ऐसा लगता है तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या किया है। अधिकारी बोले, सामने से इतनी सीधी बनती हो और पीठ पीछे रिश्वतखोरी। रश्मि की आवाज कांपने लगी। रिश्वतखोरी मैंने कब? तुम्हारी रिश्वत लेते हुए तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। अधिकारी ने ठंडे लहजे में कहा। टीवी खोलो, सारे न्यूज चैनलों पर तुम्हारे ही चर्चे हैं। आज से तुम बर्खास्त हो। ड्यूटी आने की अब कोई जरूरत नहीं। कॉल कट गया। उसी पल सबके फोन कट चुके थे। सब एक दूसरे से बस यही कह पा रहे थे, ये कैसे हुआ? कमरे में सन्नाटा पसर गया। रंजन और वैशाली की आंखों से आंसू बहने लगे। चारों की नौकरियां जा चुकी थीं। वैशाली फूट फूट कर रो पड़ी। सब बर्बाद हो गया। अब मैं कहीं की नहीं रही। मेरे माता पिता ऑटो चलाते हैं। सोचा था उनकी उम्मीदों पर खड़ी हो पाऊंगी, लेकिन मैं नहीं हो पाई। कमरा खामोश था और जिंदगी एक झटके में उजड़ चुकी थी। रश्मि की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर भी वह खुद को संभालते हुए सबको संभालने की कोशिश कर रही थी। उसी पल रंजन ने टीवी चालू कर दिया। स्क्रीन पर जैसे आग लग गई हो। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ उनकी ही बदनामी। उनके चेहरों पर शब्दों का कीचड़ उछाला जा रहा था। सच को तोड़ मरोड़ कर झर बना दिया गया था। रश्मि ने कांपती आवाज में लेकिन मजबूत इरादे के साथ कहा, अभी रोने का वक्त नहीं है। हमें अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा। अगर हम इसमें नाकाम हो गए तो जिंदगी भर रोते ही रहेंगे। हमने अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत करके यहां तक का सफर तय किया है, और आज ये छोटे छोटे नेता हमारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। वो भी उस मुद्दे पर जो हमारे ही देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से से जुड़ा है, जो पूरे भारत को तबाह होने से रोके हुए है। हम इसका बदला जरूर लेंगे, लेकिन पहले अपने माता पिता को संभालो। सबने अपने अपने माता पिता को फोन लगाया। वैशाली ने सबसे पहले अपने घर फोन किया। फोन उठते ही उसने भर्राई आवाज में कहा, मम्मी, माफ करना। आप और पापा कैसे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठी अफवाहें हैं।
उधर से उसकी माँ की आवाज आई, मुझे पता है बेटा, तुमने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ फैला रहे हैं। तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बदनाम किया जा रहा है। तुम्हारे पापा ने जब से ये खबर सुनी है, उन्होंने कुछ खाया नहीं है। बस रोए जा रहे हैं। तुम ही उनसे बात करो। वैशाली ने अपने पापा से बात की। पापा, आप चिंता मत कीजिए। मैं जल्द ही सब ठीक कर लूंगी। पापा की आवाज में दर्द था, पर भरोसा भी। मुझे पता है बेटा, तू कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अपने आप पर भरोसा रख। और हाँ, पापा कुछ खा लीजिए, वरना बीमार पड़ जाएंगे। मैं आपको जल्दी खुशखबरी दूंगी। फोन कट गया। फिर रंजन ने अपने घर फोन किया। पापा, मम्मी कैसी हैं? आप कैसे हैं? उधर से जवाब आया, तेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल है जब से ये खबर सुनी है। लेकिन मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मुझे अपनी परवरिश पर भरोसा है। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती जिससे अपने माता पिता का नाम बदनाम हो। हम ठीक हैं। तू अपना ख्याल रख और जल्द से जल्द गुनहगारों को सजा दिलाकर हमें खुशखबरी देना। अब बारी थी सुष्मिता की। उसके पापा बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी माँ ने अकेले बहुत मुश्किलों से उसे पाला था। फोन उठाते ही माँ रो पड़ी। बेटा, ये सब कैसे हो गया? तेरे दोस्त ठीक है ना? मैं जानती हूं मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तू इस सब में कैसे फंस गई? अपना ख्याल रखना बेटा, और जल्द से जल्द मेरे पास आ जा। हम छोटा मोटा धंधा करके जिंदगी चला लेंगे, लेकिन मेरी बच्ची सुरक्षित रहे। इतने में रश्मि ने जैसे ही फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका फोन जोर जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर मां लिखा चमक रहा था। रश्मि ने घबराते हुए कॉल उठाई। मां, मैं अभी आपको ही फोन करने वाली थी। आप और पापा कैसे हैं? उधर से घबराई हुई आवाज आई। बेटा, टीवी में ये सब क्या दिखा रहे हैं? ये सब देखकर तेरे पापा को दिल का दौरा पड़ गया है। हम लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। तू भी जल्दी आ जा बेटा। और इससे पहले कि रश्मि कुछ कह पाती, फोन कट चुका था। कमरे में सन्नाटा छा गया और रश्मि के हाथ से फोन फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने बिना एक पल गंवाए घर से कदम बाहर रखा। दिल धक धक कर रहा था और पैरों में जैसे आग लगी हो। जल्द से जल्द फतेहपुर, बस यही एक लक्ष्य था। आईसीयू की ओर बढ़ते कदम इतने तेज थे, मानो वह कोई दौड़ नहीं, बल्कि अपने ही डर से भाग रही हो। हर सांस के साथ मन में एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या अपने पर्यावरण को बचाने के लिए मैंने इतना ज्यादा बोल दिया? क्या इसी वजह से आज मेरा ही परिवार मुझसे दूर हो रहा है? कहीं गलती मुझसे ही तो नहीं हुई? उसकी दोस्त उसे थामे हुए थे, बार बार कह रहे थे, अपने आप पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल जानता था, कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ ही देर में वे फतेहपुर पहुंच गए। अस्पताल सामने था। अंदर कदम रखते ही जो दृश्य दिखा, उसने रूह हिला दी। उसकी मां जमीन पर बैठी रो रही थी। वह दौड़कर गई और मां से लिपट गई। कांपती आवाज में मां ने कहा, तेरे पापा अब नहीं रहे। ये शब्द नहीं थे, मानो किसी ने सीधा कलेजा चीर दिया हो। वह फूट फूट कर रोने लगी। दीवारें तक उसकी चीखें सुनकर सन्न रह गईं। दोस्तों ने मां बेटी दोनों को संभाला। तभी उसकी एक दोस्त ने दृढ़ स्वर में कहा, जिसने हमारे साथ ऐसा किया है, उसे सजा जरूर मिलेगी। तुम चिंता मत करो। आंसू पोंछते हुए आग की तरह जलती आंखों से वह बोली, मैं उन गुनहगारों को ऐसी सजा दिलाऊंगी कि उनकी मिसाल बन जाएगी, ताकि कोई और कभी जुर्म करने की हिम्मत न करे। कुछ दिनों बाद वह दिल्ली लौटी, लेकिन शहर वहीं होते हुए भी सब कुछ अजनबी लग रहा था। रास्तों पर चलते हुए अजीब सी निगाहें उसका पीछा कर रही थीं। लोग फुसफुसा रहे थे, ऊंचे पद पर जाती हैं तो ऐसा ही करती हैं। किसी ने यह नहीं सोचा कि उसने आवाज क्यों उठाई थी। किसी ने यह नहीं पूछा कि अरावली को तोड़ने से बचाने की कोशिश करना क्या गुनाह है। इन बातों की उसे अब परवाह नहीं थी। लगातार रोते रोते उसकी आंखें सूज चुकी थीं। वह एक पुराने दफ्तर में पहुंची। वहीं चारों दोस्तों ने बैठकर एक कसम खाई, अब चुप नहीं बैठेंगे। सच्चाई को सामने लाने का रास्ता तय किया गया। यह लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। उसने शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। ना कोई पुलिस फोर्स, ना किसी पर भरोसा। बस उसके साथ थे उसके चार दोस्त। रश्मि ने गहरी सांस ली और कहा, सुनो दोस्तों, न हमारे पास फोर्स है, न सिस्टम का साथ। लेकिन अगर हम चुप रहे तो ये लैंड माफिया, माइनिंग माफिया और नेता सिस्टम की एड में सब कुछ तबाह कर देंगे। इन्हीं की वजह से ना हमारी प्रकृति बचती है, ना देश आगे बढ़ पाता है, और जनता का भरोसा कानून से उठता जा रहा है। कमरे में सन्नाटा था। रश्मि आगे बोली, कानून अक्सर सोच से नहीं, भावनाओं और पैसों से चलता है। इसलिए हमें पहले सबूत चाहिए।
हमें जानना होगा कि अगर अरावली हिल्स टूटी तो क्या क्या बदल जाएगा। हमारे पास समय बहुत कम है और हमें जल्दी से जल्दी ये मामला कोर्ट तक पहुंचाना होगा। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फोन की घंटी बजी। अनजान नंबर। उधर से भारी ठंडी आवाज आई। ए लड़की, अपना केस वापस ले ले। तेरे साथ बहुत बुरा होगा। अभी तो तुझे सस्पेंड कराया है। अगला सस्पेंशन इस दुनिया से होगा। रश्मि कुछ बोलने ही वाली थी कि कॉल कट। कमरे में खौफ फैल गया। लेकिन रश्मि मुस्कुराई। उसके फोन में हमेशा कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रहती थी। धमकी रिकॉर्ड हो चुकी थी। उसने वापस कॉल किया। इस बार फोन नॉट रीचेबल सोचने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत अपने एक भरोसेमंद आदमी को फोन लगाया, जो पुलिस फोर्स में था और जिसे वो दिल से चाहती थी। सुनो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उधर कुछ पल की चुप्पी, फिर डरी हुई आवाज। अगर मैं फंस गया तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। रश्मि की आवाज सख्त हो गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसके लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरे पर्यावरण का सवाल है। काफी देर बाद उधर से आवाज आई। ठीक है, मैं मदद करूंगा। रश्मि ने उसे आदेश दिया। लैंड माफिया अशोक और माइनिंग माफिया शंकर, इन दोनों की कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए। इधर वैशाली ने भी चाल चली। उसने अपने एक भरोसेमंद आदमी को फोन किया। मुझे बस इतना बताओ, अशोक और शंकर दिन भर क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं और किस किस से मिलते हैं? सब पता करूंगा, उधर से जवाब आया। अब बारी थी आखिरी दांव की। रश्मि ने अपने प्रेमी विकास को फोन किया। विकास बोला, मैं तुम्हें सारी कॉल डिटेल्स दे दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। कॉल रिकॉर्ड्स खुली और अगले ही पल सबकी सांसें थम गईं। उनके सामने एक नाम चमक रहा था। दिल्ली का सबसे बड़ा नेता। वो अशोक और शंकर दोनों से जुड़ा हुआ था। कमरे में सन्नाटा था, आंखों में गुस्सा और डर। रश्मि ने धीमे से कहा, जब हमारे राज्य का नेता ऐसा है, तो ऊपर बैठे लोग कितना बड़ा खेल खेल रहे होंगे। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब यह सिर्फ केस नहीं था, यह जंग थी। विवेक कौशिक। ये नाम स्क्रीन पर चमका और कमरे में मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। रश्मि के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हमारे देश के नेता सच में इतने नीचे गिर चुके हैं? यह कोई आम लड़ाई नहीं थी। इस जंग में सिर्फ चार लोग थे और चारों की जिंदगी पहले ही तबाह हो चुकी थी। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने पर्यावरण को बचाने की ठान ली थी, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। विवेक ने गंभीर आवाज में कहा, हमें इस केस से जुड़ी हर एक कड़ी को जोड़ना होगा। सबसे पहले इन पैसों की जड़ तक जाना होगा। उसी पल वैशाली के फोन की घंटी बजी। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ उसका भरोसेमंद खबरी था। आवाज में डर भी था और गुस्सा भी। मैडम, वो बोला, ये लैंड माफिया और माइनिंग माफिया, अशोक और शंकर, दोनों ही बेहद घटिया इंसान हैं। इन पर हत्या के कई केस हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं करता। केस दर्ज होते हैं, मगर कार्रवाई कभी नहीं होती। उसने गहरी सांस ली और आगे बोला, जो इनके खिलाफ बोलता है, या तो सस्पेंड हो जाता है या फिर ट्रांसफर। ये लोग सिस्टम की एड में सब कुछ कर जाते हैं। सजा सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो बेआवाज हैं, जो कुछ कह ही नहीं सकते। कमरे में सन्नाटा छा गया। उधर रंजना अपने लैपटॉप में डूबा हुआ था। घंटों की रिसर्च के बाद उसने जो निकाला, वह किसी भी आम आदमी का खून खौला देने वाला था। पैसे के लिए, रंजन बोला। ये बड़े लोग अपने ही परिवार से नहीं, पूरे देश से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए जंगल और पहाड़ ही सब कुछ हैं। उसने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा, अगर अरावली के आखिरी पहाड़ टूट गए, अगर कोर्ट में 100 मीटर से छोटे पहाड़ों को खत्म कर दिया गया, तो सिर्फ 1048 पहाड़ ही बचेंगे जो 100 मीटर से ऊंचे हैं। उसकी आवाज भारी हो गई। इसका मतलब जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल नहीं जा पाएंगे। राजस्थान की रेत दिल्ली और पंजाब तक फैल जाएगी। उपजाऊ जमीन खत्म हो जाएगी। गर्मी बेहिसाब बढ़ेगी। जिस अरावली ने आज तक रेगिस्तान को रोका है, वहीं ढह जाएगी। रश्मि कुर्सी से सीधी हो गई। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। यह तो बहुत बड़ा मुद्दा है, उसने कहा। इसे हर हाल में रोकना होगा। अगर ये टूटा तो देश रेगिस्तान बन जाएगा। फिर वह रंजना की तरफ मुड़ी। तुम इसका एक ऐसा प्रेजेंटेशन तैयार करो और इससे जुड़ी हर फाइल इकट्ठा करो जिसे कोई झुठला ना सके। सबका बैकअप, फ्रेंड रिकॉर्डिंग, पेन ड्राइव, सब बना दो। उसने आखिरी लाइन धीमी लेकिन सख्त आवाज में कही। अभी ये शुरुआत है। हमें ऐसा इंतजाम करना होगा कि वे लोग बच ना पाए। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा।
बिना ज्यादा बोले ही सबकी आंखों में एक ही इरादा साफ झलक रहा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने पूरा प्लान तय किया। फैसला हुआ, 3 लोग भेष बदलकर बार में जाएंगे। उनके टेबल के नीचे एक वॉइस रिकॉर्डर लगाया जाएगा ताकि उनकी सारी सच्चाई सामने आ सके। सुष्मिता बाहर ही खड़ी रहेगी, पूरी निगरानी रखेगी ताकि कोई भी अंदर ना जा सके जो उन्हें पहचान ले। प्लान तय हुआ और बिना वक्त गंवाए उसे अंजाम देने की तैयारी शुरू हो गई। अगली सुबह सबने खुद को इस तरह बदला कि पहचान पाना नामुमकिन हो जाए। जैसे जैसे शाम करीब आती गई जैसे जैसे शाम करीब आती गई, उनके अंदर का उबाल और तेज होता गया। आंखों में जलती हुई ज्वाला साफ दिख रही थी। नफरत की, गुस्से की, इंसाफ की। शंकर, अशोक और विवेक, इन्हीं लोगों की वजह से रश्मि ने अपने पापा को खोया था। इन्हीं की वजह से कई जिंदगियां उजड़ गई थीं, नौकरियां चली गई थीं। ऐसे लोग ही सिस्टम को खोखला करते हैं। उनके मन में बार बार यही बात गूंज रही थी। इसीलिए देश आगे नहीं बढ़ पाता। सोचते सोचते कब शाम ढल गई, किसी को पता ही नहीं चला। एक एक करके सब बार में दाखिल हुए। कोने में कैमरा फिट कर दिया गया ताकि हर हरकत साफ दिखे। सामने शंकर, विवेक और अशोक शराब के नशे में चूर थे, बेपरवाह, बेशर्म। मौका मिलते ही टेबल के नीचे वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया गया। हर शब्द, हर हंसी, हर साजिश रिकॉर्ड हो रही थी। बाहर सुष्मिता पूरी तरह चौकन्नी खड़ी थी। कोई भी संदिग्ध चेहरा अंदर न जा पाए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी शंकर एक हंसते हुए बोला, कैसा लगा मेरा धमाका? चारों लड़कियों की जिंदगी एक झटके में खत्म कर दी। ऐसा फोटो एडिट करवाया कि वो खुद से ही तंग आ गई होंगी। सुना है एक तो डीएम के पास भी मर गई। अब सोचेंगी भी नहीं हमसे पंगा लेने की। उसकी हंसी बार की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अशोक ने शराब का गिलास उठाया और बोला, अरे उन्हें छोड़ो, अपना माइनिंग प्लान सुनो। बस थोड़े ही दिनों में परमिशन मिलने वाली है। महंगे तत्व बाहर भेजेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। चाहे कितने ही लोग मरें, हमें क्या। हम यहां से दूसरे देश चले जाएंगे। फायदा तो हमारा ही है। इन कीड़ों मकोड़ों की मौत से क्या फर्क पड़ता है। हम ऐश की जिंदगी जींगे। हर एक शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। सुष्मिता, वैशाली, रंजन और रश्मि सब कुछ सुन रहे थे। रश्मि की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसके पापा के बारे में इस तरह की बातें सुनकर उसके दिल में जो ज्वाला उठी थी, वो अब शांत नहीं होने वाली थी। अब ये सिर्फ प्लान नहीं था, ये इंसाफ की शुरुआत थी। अब उन चारों के पास सारे सबूत इकट्ठा हो चुके थे। सच अब छुपने वाला नहीं था। उन्होंने एक के बाद एक सोशल प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े न्यूज चैनलों को कॉल लगाया। सिर्फ इतना कहा गया, कल दोपहर ठीक 2 बजे दिल्ली के मशहूर 4 स्टार होटल मालन में आ जाइए। एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो पूरे न्यूज चैनलों की टीआरपी हिला देगी। इतना कहकर फोन कट गया। न्यूज चैनलों में खलबली मच गई। ना उस शख्स का नाम पता था, ना ये कि खबर क्या है। बस हर एंकर और रिपोर्टर के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ऐसी कौन सी खबर है जो हमें नंबर 1 बना देगी। सबको इतना अंदाजा था कि चाहे जो भी हो, टीआरपी तो बढ़ने ही वाली है। अगले दिन का इंतजार शुरू हो गया। उन चारों के पास सबूतों का ढेर था, इतने पुख्ता सबूत जिन्हें झूठ साबित करना नामुमकिन था। अगले दिन ठीक दोपहर 2 बजे होटल मालन के बाहर और अंदर मीडिया, सोशल प्रेस और दर्जनों न्यूज रिपोर्टर मौजूद थे। कैमरे चालू थे, माइक तैयार थे और हर चेहरे पर वही सवाल, आखिर वो कौन है जिसकी वजह से हमारा चैनल नंबर 1 बनेगा। तभी अचानक 4 लड़कियां मंच की ओर बढ़ीं। रश्मि, वैशाली, सुष्मिता और रंजन। उन्हें देखते ही रिपोर्टर हैरान रह गए। ये वही लड़कियां थीं जिन्हें बदनाम कर दिया गया था, जिन्हें सस्पेंड करवा दिया गया था। सबके मन में सवाल था, ये यहाँ क्यों हैं और इनके पास ऐसी क्या खबर है जो सबको हिला देगी। बिना एक पल गंवाए उन्होंने बोलना शुरू किया, हम पर जो भी आरोप लगाए गए वो सब झूठ थे। उस वक्त हमारे पास सबूत नहीं थे, इसलिए हम चुप रहे। लेकिन आज आज हमारे पास ऐसे सबूत हैं जिन्हें सुनकर आपके दिलों में आग भड़क उठेगी। इन्हीं लोगों की वजह से आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने अरावली पर बात शुरू की। बताया कि अगर अरावली पहाड़ियां टूटीं तो जंगल खत्म होंगे, जानवर कमजोर हो जाएंगे, रेगिस्तान की धूल दिल्ली, पंजाब और कई राज्यों में फैल जाएगी, जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी, भुखमरी आएगी और करोड़ों लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी। फिर वो सीधे मुद्दे पर आईं।
हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमारी तस्वीरें एडिट की गई थीं और आज हमारे पास इसके सबूत हैं। उन्होंने पहले वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई, फिर वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई। रिकॉर्डिंग में साफ साफ कहा जा रहा था, हमने ही उस लड़की की जिंदगी बर्बाद की, हमने ही उसकी एडिटेड फोटो अपलोड की, सब अपने फायदे के लिए। यह भी सामने आया कि उन्हें आम लोगों की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले ही विदेशों से मोटा फंड ले चुके थे। जो उनके रास्ते में आता, या तो उसे हटवा देते, या सस्पेंड करवा देते, या फिर खेल खत्म कर देते। उधर दूसरी तरफ अशोक, विवेक और शंकर अपने फार्म हाउस में शराब के नशे में बेसुध सोए हुए थे। अचानक उनका नौकर डरते डरते अंदर आया और चिल्लाया, हुजूर, हुजूर, ये क्या हो गया? आप तो बर्बाद हो गए। उसकी आवाज सुनकर तीनों नीचे आए। नशा अभी भी सिर में था, पर आवाज शांत थी। मोहन, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहा है? मोहन बोला, मालिक, टीवी खोलिए। टीवी ऑन होते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर उनके काले कारनामों की एक एक परत खुल रही थी। उनकी पूरी पोल अब देश के सामने थी। उसने बिना एक पल गंवाए अपने साथियों को फोन लगाया और सख्त आवाज में बोला, तुरंत के तुरंत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकनी चाहिए। कुछ ही देर में उसके साथी होटल के दरवाजे पर पहुंच गए, लेकिन वहां पहले से ही पहरा लगा हुआ था। जैसे ही उनकी नजर दरवाजे पर खड़े लोगों पर पड़ी, वे समझ गए कि ये अशोक के आदमी हैं। पल भर में उन्हें दबोच लिया गया। अब तुम्हारे कोई मालिक नहीं है, वह गरजा। तुम्हारे मालिक का खेल खत्म हो चुका है। करीब आधे घंटे तक लगातार सबूतों और बयानों का सिलसिला चलता रहा। अरावली क्यों नहीं तोड़ी जानी चाहिए, अरावली क्या है और कैसे इसे बर्बाद किया जा रहा था। अब उनके पास पुख्ता सबूत थे। उन्होंने साफ कहा, कल हम कोर्ट में ये सबूत जमा करेंगे और किसी भी कीमत पर अरावली को बचाकर रहेंगे। उधर विवेक का फोन लगातार बजने लगा। सामने मुख्यमंत्री थे। तुरंत इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री की आवाज में गुस्सा था। तुम्हारे कारनामों की वजह से पार्टी बदनाम हो रही है। अगर अभी इस्तीफा नहीं दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। विवेक हकलाया, सर, मुझे कुछ कहने का मौका दीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुख्यमंत्री ने बात काट दी। फोन कट चुका था। कमरे में सन्नाटा था। सब घबराए हुए थे। अगले दिन कोर्ट का फैसला आना था और सारे सबूत उन चारों लड़कियों के पास थे। उनका बच निकलना लगभग नामुमकिन था। उधर अशोक ने दांत पीसते हुए कहा, अब खेल खत्म कर देते हैं उन चार लड़कियों का। लेकिन उधर लड़कियां भी अडिग थीं। चारों ने एक ही बात तय कर ली थी, हमें अरावली को बचाना है, चाहे इसके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े। तभी एक बड़ा अफसर वहां पहुंचा और बोला, आज से आप लोग फिर से बहाल की जाती हैं। हमें माफ कीजिए, बिना जांच आपको सस्पेंड कर दिया गया था। कल से आप फिर ज्वाइन कर सकती हैं। अब सब कुछ ठीक होता दिख रहा था। बस इंतजार था कल कोर्ट में सबूत पेश होने का। रात को वे घर के लिए 10 बजे पहुंचे। निकली, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ गुंडे उनका पीछा कर रहे हैं। गाड़ी तेज रफ्तार में थी। पीछा जारी था। चारों ने बिना घबराए एक दूसरे को देखा। वैशाली ने चुपचाप फोन निकाला। हेलो, इंस्पेक्टर मिश्रा, तुरंत दिल्ली ग्रीन पार्क चौराहे पर आइए। उन्होंने चौराहे पर गाड़ी रोक दी। सामने कुछ आदमी खड़े थे। चारों चार बिना डरे उनसे भिड़ने को तैयार थीं। तभी अचानक पीछे से पुलिस की गाड़ियां हुआ धमकी। चारों तरफ सायरन गूंज उठे। सभी गुंडे पकड़ लिए गए। जांच में साफ हो गया, इन सब के पीछे अशोक और शंकर का हाथ था। अगले दिन कोर्ट में चारों लड़कियां डटकर खड़ी हुईं। उन्होंने एक एक कर सारे सबूत पेश किए। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने फैसला सुनाया। सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए अशोक, शंकर और विवेक की सारी संपत्ति जब्त की जाती है। अरावली पहाड़ियों को न तोड़ने का आदेश दिया जाता है। यह आदेश स्थायी होगा। इन तीनों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्टरूम में हलचल मच गई। टीवी चैनलों पर ऐसी खबर चली जैसी पहले कभी नहीं चली थी। हर जुबान पर बस उन्हीं चारों का नाम था। सब कहते थे, अगर वे चारों नहीं होती तो आज अरावली भी नहीं होती। हर किसी के मन में पछतावे का सवाल था। काश हमने पहले सही फैसला लिया होता। और अंत में रश्मि के पिता के सम्मान में सरकार ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया। अरावली बच चुकी थी और सच्चाई जीत चुकी थी। तो दोस्तों, यहाँ कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाएगा सभी पत्र काल्पनिक, किसी भी वास्तविक व्यक्ति संस्था से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में ले और आनंद ले।
हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद।